अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए नावल के साथ जिसका नाम है सतरंगी तेरे रंग में रंग जामा, जिसकी राइटर हैं अलीशा अंसारी। और इसकी रिक्वेस्ट भी की थी मुझसे अलीशा ने, शायद उनका नाम अलीशा मंसूरी था। इस अलीशा क्या ये आपका ही नावल तो नहीं है? लेकिन मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी बहुत पहले, जब मैंने अभी कुछ ही एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे दिल दिया दहलीज़ के, और मैंने बहुत दिन इस नावल को लटकाए रखा। लेकिन आज फाइनली चूँकि मैंने नावल कंप्लीट कर लिया है तो मैंने आज इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। मुझे बहुत टाइम लग गया इस रिक्वेस्ट को पूरा करने में, और आगे बहुत सारी कतारें हैं नावल की जिनके रिक्वेस्ट को मुझे पूरा करना है। तो बस मज़ीद बातें नहीं करते, ढेर सारी जल्दी जल्दी नावल का शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि नावल बहुत अच्छा होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरी हिम्मत बढ़ाएं। मैं ज़र्रे बेनिशान लाली खानज़ादी वल महमूद खानज़ादा, क्या आपको हक महर 50,000 निकाह में कबूल है? ना हम होते, ना दिल होते, ना ही दिल आज़ारियाँ होती। सुनहरी तपती धूप, गाड़ी में बैठे एसी चलाए पिछले 1 घंटे से वो सर फिरी बद अखलाक और बद दिमाग मैडम का मुंतज़िर था। धूप की सुनहरी किरणों से उसकी सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। अब तो बेजारी से कनपट्टी के शरियाने भूलने को आई थी। खानज़ादी ने भी कसम खा रखी थी उस खान को तवील इंतज़ार में किसी दिन मार डालने की। स्टीयरिंग पर गिरफ्त जमाए सख्त बेजारी से वो उंगली चलाकर स्टीयरिंग पर रखता, फिर बाहर देखता, मुसलसल च्युइंगम चबा रहा था। निगाहें रेस्टोरेंट के दरवाजे पे जमी थी। 1 घंटा 10 मिनट बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी। यार तुम जल्दी से जाओ, कभी तुम्हारे भाई का चमचा हॉर्न बजा बजा कर रेस्टोरेंट ही ना हिला दे। ललित की दोस्त उसे गले लगकर मुखातिब हुई। उसने मुस्कुरा के उसे खुद में भेजा और तिरछी निगाह कुछ फासले पे सामने खड़े सफ़ेद हेलिक्स में बैठे लाल अंगारे होते ड्राइवर पर डाली। जाहिल इंसान को तमीज़ ही नहीं, अच्छा इंतज़ार करे पिघल जाए नखवत जल की। सोच लो कहीं तुम पर ही न पिघल जाए। देखो कैसे देख रहा है। मुरैना ने शरारत से कहा। अस्तगफार, बकवास मत क्या करो। ललित तनफ्फुर से बोलकर दूर हुई और पीछे पलटी। एक खूबरू चौड़ा कसरती जसामत वाला शख्स पीछे खड़ा था, चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट सजाए, आंखों में मोहब्बत ली उसे देख रहा था। ललित के लबों पर भी मबहम सी मुस्कान रौनमा हुई। 5 मिनट बाद ललित गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के बैठ गई थी। अभी अपने गर्दन पे फैले बाल ही ठीक कर रही थी। गाड़ी में सर्द आवाज़ गूंजी। मैडम साहब, क्या मिकाइल सर जानते हैं आपके इन दोस्तों के बारे में? मेरा मतलब इन 2 लड़कों को। अमीर बाप की बिगड़ी औलादें इग्निशन में चाबी घुमाते यूशे ने सवाल किया। वो मिकाइल खानज़ादा का करीबी मुलाजिम था। तकरीबन उसका हर काम यूशे के सर होता था, तो ललित के पिक एंड ड्रॉप सर्विस यूशे की जिम्मेदारी थी। नहीं, और तुमने बताया तो मुंह नोच लूँगी। वह नफीस से क्लच में अपना मोबाइल निकाल कर बोली। काफ़ी अरसे से ये सब देख रहा है, गलत है ये सब। वो अपने आम से अंदाज में बोला। उसने देखा था आने से पहले ललित ने अपने शहरयार नामी दोस्त से हाथ मिलाया था, और दोनों की निगाहों में जो मोहब्बत की तपिश थी वो भी मख्फी न थी। तुम मुझे सही गलत समझाओगे? औकात में रहो, कुछ दिनों में वो रिश्ता लेकर आएगा। यूशे की जुर्रत पर वो तड़क कर बोली। चेहरा गुस्से से सुर्ख भभोका हो गया। यूशे ने कंधे उचकाकर खामोशी से ड्राइविंग पे ध्यान दिया, जैसे वर्कशा भाड़ में जाए, मुझे क्या, भलाई का ज़माना ही नहीं। उसने गर्दन चटकी। वैसे यह हॉर्न बजा के क्या जहालत मचा रखी थी तुमने? विंडो के पार काली सड़क पर निगाह डाले ललित ने कहा। यूशे ने भाव चढ़ा के बैक मिरर से उसे देखा। वो एक किनारे पे बैठी थी। अपने अल्फाज पे मुलाहिजा फरमाए। मेहरबानी होगी, हम इंटर पास है। खफीफ से लहजे में बरहमी से कहा। उसकी ज़ुबान कभी पश्तो लहजा अपना लेती थी तो कभी नहायत शाइस्तगी से उर्दू का इस्तेमाल करता था। सिर्फ इंटर पास? वो दोहराते हुए नागवारी से बोली। यूशे ने लब बेवस्त करके निगाहें सामने मरकूज़ कर दी। कभी कभी दिल करता है कराची के किसी पुल से आपको धक्का ही दे दूँ। टी शर्ट में से झांकती गले में पड़ी सिल्वर चेन को उसने घुमा कर कहा। तुम्हारा मेरा मजाक होता तो ज़रूर इस बकवास का जवाब देती, स्टूपिड। फिर बस सारा रास्ते खामोश रही। हवेली की हुदूद में गाड़ी लाकर पार्क की। ललित गाड़ी से उतरी। यूशे ने गाड़ी का शीशा उतार के चेहरा बाहर निकाला।
शाम में आपको डेंटल क्लिनिक जाना था। सर ने मुझे कहा है कि मैं ले जाऊं। 7 बजे तैयार रहिएगा। अंदाज हुक्मिया नहीं, बहुत ज़्यादा था। ललित ने दांत पीस लिए। मेरे भाई वो हैं या तुम हो? मैंने उनके साथ जाना था। मैं तो गंवार ड्राइवर हूँ। उनकी शाम में मसरूफियत है, इसलिए मुझे कहा है। बाकी आप सर से खुद बात कर सकती हैं। आंखों पे चश्मा चढ़ा के जता कर कहते उसने अपनी तरफ का शीशा वापस चढ़ा लिया। मेरे लिए तो भाई के पास कभी वक्त होता ही नहीं। मैं ही गधी हूँ जो उम्मीद मान लेती हूँ। वो पैर पटक कर अंदर आ गई। ये एक बड़ी और शानदार हवेली थी जो वसी व अरीज़ रकबे पर आन बान शान के साथ खड़ी थी, जिसके चारों अतराफ हरियाली थी। अभी उसने अंदर कदम रखा था, एक जलीकटी आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। लो आ गई नवाबजादी। कौन से दोस्त हैं जो घड़ी घड़ी हर 2 दिन बाद मिलते हैं? लाउंज से गुजरती ललित को फूफो की आवाज़ सुनाई दी। ललित कड़वा घूंट पी गई। वो दूसरे सोफे पर बैठी दुपट्टा टाँक रही थी। डार्लिंग फूफो, अब आपके दोस्तों ने कभी आपको पूछा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों को देखकर जला जाए। वैसे आपके दोस्त थे बेचारे। ललित का इरादा सीधा दादी माँ के कमरे में जाने का था, पर उनके तंजिया तीर ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी। अब तो जंग का मैदान लग गया था। आंखें पटपटा कर कहती अंदर आ गई। ललित तमीज़ से बात करो, फूफू हैं तुम्हारी। सुनहरे ने बात उचक ली। ललित ने एक उचटती निगाह उस पर डाली। तो समझाओ अपनी अम्मी को, मुझ बदतमीज़ हसीना के मुंह मत लगा करें। किसी दिन 10 ही ना लूँ मैं उनको। वो जताती हुई सोफे पर बैठ गई। सबूर ने गहरा सांस भरा। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। फूफू बड़बड़ाई। अरे मिकाइल बेटा, तुम कब आए? आ बैठो। मिकाइल खानज़ादा को कफलिंग्स के बटन खोलते अंदर आते देखा तो फूफू के अंदाज ही बदल गए। सुनैर की निगाहों में अजीब सी चमक रोशन हुई। ललित ने हकारत से उन माँ बेटी को देखा। नन्हा काकापन शुरू इनका। या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत फरमा फूफू के शर से। वो बड़बड़ा के रह गई। भाई खाना लगाऊं आपके लिए? ललित ने उठते हुए पूछा। नहीं, मैं ले लूँगा। तुम मिल आई अपने दोस्तों से? जी बस सभी अभी आई हूँ। वो जुज़बुज़ सी हो गई। आए मियाँ, समझाओ इसे, इसका रोज़ का हो गया है बाहर निकलना। फूफू ने तीर चढ़ाकर कहा। ललित ने खर्रांट निगाह उन पर डाली। उनको कौन सा फ़र्क पड़ जाना था। घूमने फिरने दे फूफू, कुछ दिन ही बाप भाई के घर आज़ादी से घूम फिर ले, फिर तो इसकी शादी हो जाएगी। ललित को देखते हुए मिकाइल ने आराम से कहा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने शादी नहीं करनी, हिम्मत करके आज उसने बोल दिया। मिकाइल ने अब्रू उचकाए। भाई, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ और उससे पहले जॉब करना चाहती हूँ फॉर एक्सपीरियंस। इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। अपनी साइड क्लियर करते हुए उसने कहा। सबूर ने हार खाती निगाहों से उसे देखा। ये तो कोई बात ना हुई। तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, मेरी सुनहर जितनी हो तुम। मैं भी बस अब चाहती हूँ सुनहर भी अपने घर की हो जाए। कब तक मैं बेवा औरत अपनी यतीम बच्ची का बोझ अपने मैके पर डाल रखूँ? अच्छा नहीं लगता ना? आखिरी टाँका लगाते हुए उन्होंने कहा। माँ की बात पर सुनहर का सर झुक गया। मिकाइल ने एक निगाह सुनहर पर डाली। बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़की थी। ये बात तो मिकाइल खानज़ादा बचपन से तस्लीम करता था, पर उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत थी। यही वजह थी जो ललित से हर कोई खार खाता था। तभी लाउंज में चच्ची चली आई। ललित, तुमने अली को कल रात मारा था? जी चच्ची, बहुत बदतमीज़ हो गया है। वो सुकून की दीवी बनी बैठी रही। और तुम्हारी बदतमीज़ी का क्या? इतनी बुरी तरह कोई नाखून गड़ाता है? किसी दिन मेरे बच्चे को मार मत देना, जैसे भाई भाभी को मार दिया। चच्ची दू बदू बोली और आधी बात मिकाइल की वजह से दिल में दबाए रखी। उसकी नाक के नथने भूल गए थे। उसने उम्मीद भरी निगाह से भाई को देखा कि शायद वो उसकी तरफदारी में 2 जुमले ही बोल दे, पर बेसूद एक इश्तार का उबाल था जो उसने खुद में उतारा था। मिकाइल भूख के एहसास से वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गया। जाओ, मिकाइल के अकेले खाना खाएगा और उसको खाना भी गर्म करके दो। पप्पो ने सुनहर को ठुका मारा तो वो मशीन की तरह उठ खड़ी हुई और मिकाइल के पीछे होली। ललित देखती रही। वो उन माँ बेटी बल्कि उस घर के हर फर्द की सारी चालाकियाँ समझती थी। पप्पो के इरादे भी उसे खास ठीक लग नहीं रहे थे और जो वो चाह रही थी वो ललित ने होने नहीं देना था। वैसे ही भाई से दूरी कायम हो गई थी। अगर सुनहर से शादी हो जाती है तो भाई ने पूरी तरह मुँह ही मोड़ लेना था। वो माँ बेटी उसके खिलाफ इतना भड़काती जो। आप हटे, मैं कर देती हूँ। मिकाइल को चूल्हे की तरफ बढ़ता देखकर
सुनहर अपने बाल पीछे करती हुई आगे आई। वो सर हिला के एक तरफ हो गया। सुनहर ने हांडी को गर्म करने के लिए चूल्हा जला दिया और कांच की प्लेटें निकालकर टेबल पर रखी। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो पीछे पलटी थी। मिकाइल से तसादुम हुआ। बारीक होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। चीखते हुए वो आगे बढ़ गई, पर कई पल मिकाइल की निगाहों का मरकज़ रही थी। मिकाइल खानज़ादा, जिसकी शख्सियत में एक रुआब और बला की संजीदगी थी। तने हुए नकूश, चेहरे पर हल्की बियर्ड और भूरी आंखें थी। सुनहर ने चोर निगाहों से उसे देखा तो उसकी धड़कनों में इर्ताश पैदा हुआ। वो 30 साल, 6 फीट से ज़्यादा लंबा, कसरती जसामत और सफ़ेद रंग और सहर अंगेज़ शख्सियत का हामिल था, जिसकी शख्सियत में अलग ही रुआब और दबदबा था। ख्यालों से बाहर निकलकर सुनहर ने डिश में खाना निकाल कर रख दिया और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गई। मिकाइल जब खाने से फारिग हो गया तो सुनहर ने बर्तन उठा के काउंटर पर लाकर रखना शुरू कर दिए। अचानक उसकी गुदास कलाई किसी के शिकंजे में आई थी, पर वह हैरान नहीं हुई थी। शर्माती हुई पीछे पलटी। तो फिर क्या इरादा है शादी का? मिकाइल ने अबरू अचकाकर धीमी आवाज़, मसरूफ़ आवाज़ में पूछा। लहजे में सरसरी बरकरार थी। सुनहर ने शहद निगाहें उसकी आंखों में डाली। अम्मी चाहती हैं शादी करवाना, मेरी तो अभी ये ख्वाहिश नहीं, वो आहिस्ता से ही बोली। मिकाइल के माथे पर बल पड़े। क्यों? अंगूठे से थोड़ी रगड़ी। क्योंकि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। अजीब सा लगाव हो गया इससे। वो अपनी कलाई देखकर बोली, जो मिकाइल के हाथ में थी। मिकाइल ने सरत से सर हिला के कलाई छोड़ दी। फिर कुछ आगे हुआ। और तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूँ तो? वो आँच देते लहजे में हल्का सा उसके करीब होते बोला। वो अनजान बन गई। कैसे? सुनहर ज़्यादा देर मुस्कुराहट दबा नहीं सकी। मिकाइल उसे देख मुस्कुराने लगा। रात को डिनर पे चलोगी? खड़े होते हुए उसने पूछा। उसे अचानक पूछने पे चौंक गई। मिकाइल खानज़ादा उसे डिनर पे ले जाने की बात कर रहा था। वो ख़ुद को खुशनसीब न समझती तो बेवकूफ़ कहलाती। सब जानते थे मिकाइल पर बिज़नेस का कितना लोड था। वो घर में किसी से ढंग से बात भी नहीं करता था। अम्मी इजाज़त नहीं देंगी, वो उदासी से बोली। मिकाइल ने उसकी मासूमियत देखी। मैं इजाज़त ले लूँगा, मेरे साथ जाने से इनकार नहीं करेंगी? उसकी आवारा चेहरे पे झूलती जुल्फ़ों को आहिस्ता से उसने कान के पीछे उड़स दिया। सुनहर का दिल बेहंगम धड़का। खानज़ादे के तेवर आज कुछ अलग ही थे। लैली काफ़ी देर तक लाउंज में फूफू और चची की कड़वी कसैली बातों का मुकाबला करते थक गई तो पानी पीने के घर से किचन की तरफ रवाना हो गई। पर यह मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई और हलक कड़वा हो गया। यहाँ तो पूरी काया पलटी हुई थी। साफ पता चल रहा था मिकाइल भाई सुनहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये नैन में टक्का भी घर में देखने को मिलेगा। भाई, आपसे इस क्रिंज की उम्मीद नहीं थी। अल्लाह, मेरी आंखें फट क्यों ना गई ये सब देखने से पहले। ओह, उसका दिल ख़राब हुआ और वो दादी माँ के कमरे में चली गई। 75 साल ताबिंदा बेगम सफ़ेद लॉन के गरारे में मखसूस अंदाज में सर पे दुपट्टा जमाए अपनी मसहरी पे पानदान खोले बैठी थी और झालियाँ कटर से काट रही थी। अस्सलामुअलैकुम दादू। लैली खुशगवारी से अंदर आई। दरवाज़ा बंद करके उनके पास बैठ गई। ताबिंदा बेगम ने पानदान बंद करके एक तरफ रखा तो लालिक ने उनकी गोद में सर रख लिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? मेरा बच्चा उदास क्यों है? वह नरमी से उसके गालों में उंगलियां चलाने लगी। लालिक का वाहिद मजबूत सहारा ही वो थी। अगर दादी ना होती तो वो सब मिकाइल को उसकी जानिब से बदजन करने में कामयाब हो गए थे। दादू माँ, अम्मी बाबा क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए? मुझे भी साथ ही ले जाते, कम से कम ये तो ना सुनना पड़ता कि मैं मनूस हूँ। वो उनके पहलू में सिमटने लगी। ताबिंदा ने उसकी पीठ थपकी। कौन ये बकवास करता है? बता मुझे। उनको तैश आया। ऐसी बातें और कौन कर सकता है? पप्पू और चच्ची हमेशा बोलती हैं। कभी कभी मुझे वाकई अपने वजूद से नफ़रत होती है। वो पंखे की तरफ एक गैर मरई नुक्ते को घूरे कहे जा रही थी। हाय, पागल वागल हो गई है क्या? इसमें तेरा क्या कसूर? अल्लाह को यही मंजूर था। उन्होंने उसकी कमर पर मुक्का जड़ा तो वो उठ बैठी। तो फिर लोग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? इस हादसे में वो भी तो साथ थे ना। वो उनके कंधे से लगकर बैठ गई। उसे याद नहीं था, पर यह मालूम था क्योंकि हर एक ने ये बात कहकर हिफ्ज़ करा दी थी कि वो लोग घूमने फिरने गए थे और कार एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए। भाई तक की नाजुक सूरत हाल थी, बस लालिक सही सलामत थी। उसके बाद से वो यही सुनती आई थी कि वो मनूस है और अब तो वो ये बात खुद भी तस्लीम करने लगी थी। पर मोहतरमा ने अपने ही ढंग में उस बात को कबूल किया था। उसके वालिद महमूद खानज़ादा के कंट्रोल में सारा बिजनेस था, जो मिकाइल ने बाशऊर होते ही संभाल लिया था। चाचू वगैरह उसका भरपूर साथ देते थे।
पर वो विरासत का कारोबार नहीं था। विरासत का सब ठप हो चुका था। सारी मेहनत महमूद और उनके बाद मिकाइल की थी। धी, तू उन सब बातों को क्यों सोचती है? मेरा नाजुक सा फूल कितना मुरझाया हुआ है। क्या कुछ खा पी नहीं रही? उन्होंने उसका मुंह पकड़े मुआयना किया। ताबिंदा बेगम का ताल्लुक पंजाबी घराने से था, जबकि शौहर पख्तून थे। इस तवील अरसों के बावजूद ज़बान पे ना तो पश्तो ज़बान चढ़ी, ना पंजाबी के असरात ख़त्म हुए। ऐसे जहर भरी बातें सुनने को मिलती हैं, उसी से पेट भर जाता है। सफ़ेद रंगत जड़ पड़ रही थी, चेहरे पर उदासी के बादल छाए थे, घनी पलकें लरज़ रही थी। उनके पीछे सियाह आँखें खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। थक गई दादू मैं, दिल करता अम्मी बाबा के पास चली जाऊँ, कम से कम सुकून तो होगा। 20 साल गुजरे जहर भरी बातें सुन सुन कर। आपको नहीं पता आपकी नाक के नीचे इस घर में क्या क्या साजिशें होती हैं। किचन में देखा मिकाइल और सुनहर वाला मंजर उसकी आंखों में घूम गया। पता क्या साजिश हो रही है? सबकी तबीयत दुरुस्त कर देगी तेरी दादी? ताबिंदा ने चौंक कर पूछा। छोड़े दादू, मैंने आपसे कहा था मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे जॉब करनी है। उसने फ़ौरन मुद्दा बदला। जॉब करके क्या करोगी? अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तुम्हें पढ़ाई मुकम्मल किए। छोड़ ये सब, शादी करके अपने घर में सुकून से रह। वो उसे समझाने लगी। नहीं दादू, शादी हर चीज़ का हल नहीं है। मैं अपने पैरों पे खुद कफ़ील होना चाहती हूँ ताकि उन सब के मुंह बंद करवा सकूं। ये मेरा बचपन का ख्वाब था। प्लीज़ मेरी मदद करें, भाई को समझाएं। मुझे उनके उस गंवार दोस्त से शादी नहीं करनी, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो फिर वो करूँगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उसने सख्त जुनूनी अंदाज में बात मुकम्मल की, ये ना जानते हुए कि उसके ये लफ्ज़ उसको आगे कितने भारी पड़ने वाले हैं। हरीस का सोच कर ही उसे गुस्सा आ गया था। कहाँ वो पेंडो और कहाँ लैलिक। या तो मैं अपना ब्रांड शुरू करूँगी, वरना मुझे किसी और जगह जॉब करने दें, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, फिर अपना बिज़नेस शुरू करूँगी। भाई इसलिए मुझे इजाज़त नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे आगे निकल गई तो फिर। चल ज़्यादा न सोच, सो जा मेरे पास, जो होगा देखी जाएगी। उसके माथे पर लब रख के उन्होंने तकिया दुरुस्त किया। लालिक एक वो छोटा बच्चा थी जो सिर्फ प्यार का तलबगार होता है। मोहब्बत के फूल चाहिए थे, पर बदनसीबी का आलम यह था कि उसे तंज के कांटे नसीब होते थे। वो पत्थर दिल खुद सर नहीं थी, उसे ऐसा बना दिया गया था। उसके अंदर का मासूम और छोटा बच्चा सिर्फ दादी या कभी भाई के सामने आया होता था। वो अब तक सो रही थी। यूशा 7 बजे लैली को डेंटल क्लिनिक ले जाने आया तो ताबिंदा बेगम ने इनकार कर दिया कि बाद में ले जाना। वो खामोशी से चला गया। रात के खाने के बाद लैलिक अपने कमरे में आई, खुलकर सांस लिया, मोबाइल उठाया तो शहरयार आलम की कई मिस्ड कॉल्स देखकर कॉल बैक की। वो सूती कपड़े में मलबूस थी, रेशमी बालों को जूड़ा बनाकर कैचर से काबू किया था। उसके सियाह बाल बेहद लंबे थे, किसी आबशार की तरह कमर पे बिखर जाने वाले। शेरी, आप कॉल कर रहे थे? फ़ोन कान से लगाए वो सोफ़े पर दराज हो गई। जी मोहतरमा, और मैं अब परेशान हो गया था कि तुम सही सलामत घर पहुंची भी हो कि नहीं। बंदा टेक्स्ट ही कर देता है, वो फिक्रमंदी से बोला। ललिक ने मुस्कुरा के फ़ोन को देखा और आंखें मूंद ली। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो आप परेशान हो गए। वो होठों पे मुस्कुराहट रोक के बोली। मुकाबिल दिल नशीनी से हंसा। मोहब्बत है तुमसे, तुम्हारी परवाह करता हूँ। शहरयार आलम ने उसके गिर्द मोहब्बत का हिसार खींचा। उसने गहरी सांस ली। आप अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हैं? उस खान साहब को हमारे बारे में मालूम हो चुका है। उसने किसी दिन भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तो मामला संगीन हो जाएगा, और भाई भी हरीज के रिश्ते पर फोर्स कर रहे हैं। मैं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकूँगी। आहिस्ता से उसने चेहरे पर बिखरी जुल्फ़ों को कान के पीछे उड़स दिया। बस मॉम पाकिस्तान वापस आ जाए तो मैं उनको डैड के साथ रिश्ते के लिए भेजूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। लाली खानज़ादी शहरयार आलम के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, और आखिर में लहजा कुछ जुनूनी सा था। लाली की धड़कनों में हंगामा बरपा हुआ। एक शहरयार ही तो था जो उससे मोहब्बत करता था, जिसे वो मोहब्बत करती थी, जो उसे समझता था, जो उसे घंटों सुनने के लिए आमादा रहता। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं जॉब या अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। वो लब दबाए शरारत से गोया हुई। इस लालिक में और जो घर वालों के सामने लालिक हुआ करती थी, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कोई कह सकता था लालिक कितना मीठा भी बोल सकती है। शादी के बाद कर लेना, डैड का बिज़नेस ही ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपने ख्वाबों की तकमील आज़ादी से कर सकती हो। वो सिगरेट का कश भर के गंभीरता से बोला।
आपके डैड की कंपनी में मेरा कोई काम नहीं, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। बट थैंक यू, अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना होते तो ये एक भयानक ख्वाब रह जाती। उसने उदासी वाज़ेह नहीं होने दी, पर तल्खी से बोली। शहरयार ने सर दाह भरी। वो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ था। एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर बैठी है, बस कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। फिर तुम्हारे ताने कसने वाले घर वाले तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। उनका साया भी मैं तुम पे पड़ने नहीं दूंगा। वो नहायत ही खूबसूरती से कहता उसके दिल में उतर रहा था। काफ़ी देर उन दोनों की गुफ्तगू जारी रही। ललित को मालूम नहीं हुआ था कब वो उसकी बातों के असर में नींद की वादी में जा पहुंची, जहां सिर्फ वो थी और शहरयार आलम और उसके ख्वाब। वो दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे। दोनों का ताल्लुक़ अलग डिपार्टमेंट से था, पर उन लोगों का एक ग्रुप बन गया था जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। यूनिवर्सिटी के बाद भी अक्सर वो लोग मिल लिया करते थे। तकरीबन 11:30 तक सुनहर मिकाइल के साथ घर वापस लौटी। वो अपने कमरे में ही आ गई। सबूर तो जैसे उसके इंतज़ार में बैठी तस्बीह के दाने एक बाद एक गिरा रही थी। सॉरी अम्मी, थोड़ी देर हो गई, आप परेशान हो गई होंगी। बैग कंधे से उतारकर उसने टेबल पर रखा। पिंक लॉन के सूट के इम्तजाज से ही मिलते जुलते रंग का बैग था। उसमें से मोबाइल निकाला। मिकाइल के साथ थी तुम, तो मुझे क्या परेशानी लाहक होनी थी? वैसे देर क्यों हो गई? उन्होंने तशवीश से पूछा। खुशी से चेहरा तमतमा रहा था। सुनहर गहरा मुस्कुराई। डिनर के बाद हम छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे, बस इसीलिए देर हो गई, उसने खुशगवारी से बताया। मूड बहुत अच्छा था। वजह मिकाइल के साथ उसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा था। उसका अंदाज़ कैसा था? वो उसको पास बैठाते हुए तशवीर से बोली। सुनहर के चेहरे के ज़ाविये अजीब से हुए। क्या मतलब? मतलब कि मेरा भतीजा तुम्हें पसंद करने लगा है कि नहीं? मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, पर मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगता। लाली कभी ऐसा नहीं होने देगी। वो मुझे कभी अपनी भाभी बनाना पसंद नहीं करेगी। खैर, कौन सा मुझे वो नंद कबूल है? उसने सख्त बेजारी से कहा। उसकी टेंशन ना लो, भाई की पसंद के आगे बेबस हो जाएगी। और वैसे भी मिकाइल उसकी शादी का सोच रहा है, बहुत जल्द उसे जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। सुनहर बड़बड़ाई। पर अम्मा जान की समझ नहीं आ रही। नया शोशा छोड़ा है, कह रही हैं ये घर लालिक के नाम करेंगी। उनको अपनी पोती के अलावा और दूसरे बच्चे नज़र नहीं आते। सबूर का लहजा यखलक कड़वा हो गया। अपनी सगी भतीजी के लिए नफ़रत आंखों में हिलकोरें लेने लगी। ये घर ताबिंदा के नाम था और वो उसे ललिक के नाम पर करना चाहती थी। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके बाद इस घर के लोग ललिक की खटिया खड़ी कर देंगे। वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी और ये फ़ैसला उन्होंने आज रात के खाने पर सुना दिया था, जो सुनकर चाचू चाची पुप्पो सबको मिर्चें लग गई थी। भाड़ में गया घर, मुझे तो बस मिकाइल से मतलब है। अम्मी, नानू से बात करें ना रिश्ते की। वो उनका घुटना पकड़ के बैठ गई। सबूर ने उसे घूरा। छोरी, तू पगला गई है। अभी हथेली पर सरसों नहीं जमाना, वरना काम बिगड़ जाएगा। ललिक और उसका घर कुछ करना पड़ेगा, तब रास्ता साफ होगा। अच्छा, अब परे हो, वो चालबाजी से कह रही थी। सुनहर ने उठकर मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। मुझे नहीं पता कुछ, जल्द अज जल्द सरसों घी में जमाएं। मैं बचपन से मुंतज़िर बैठी हूँ। नींद का खुमार उस पर चढ़ने लगा। वो चिड़चिड़ेपन से बोली, चल मुहावरा तो ख़राब न कर, सो जा, मैं कुछ सोचती हूँ। उसका कंधा थपक कर वो कमरे से निकल गई। सुनहर बेड पे गिरने के अंदाज में लेट गई। जहन में मिकाइल की बातें गर्दिश करने लगी। बेसाख्ता उसने बाल छुए जो मिकाइल ने उसके कान के पीछे उड़स दिए थे। मुस्कुराते हुए उसने करवट ली और खिसक कर ऊपर होके लेट गई। लॉन्ग शर्ट में मलबूस वो बालों को कमर पर खुला छोड़े कमरे से बाहर निकली। सुबह हो चुकी थी। हवेली भी रोशनियों में नहाई हुई थी। सभी मुलाजिम साफ़ सुथराई में नमाक से मशगूल थे। हवेली में सबकी चहलकदमी जारी थी। वो डाइनिंग टेबल की अपनी मखसूस कुर्सी पर आके बैठ गई। ताबिंदा सरबराही कुर्सी पर मौजूद थी, जबकि इर्द गिर्द की कुर्सियों पर बाकी सब पर उनके करीबी दाएं बाएं मिकाइल और ललिक बैठे थे। गुड मॉर्निंग। तभी सुनहर भी मुस्कुराती हुई आ गई और कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो एन ललिक के बराबर में बैठी थी ताकि बआसानी मिकाइल को देख सके। भाई, क्या आप आज भी बिज़ी हैं? नाश्ता करते हुए उसने पूछा। मिकाइल ने सिरे से सर हाँ में हिला दिया। हाँ, एक मीटिंग है आज। तुम्हें कोई काम है? चाय का घूंट भरते उसने सरसरी पूछा। हाँ, पर डेंटल क्लिनिक जाना था। वो कुछ उदास हुई। चंदा,
यूशे के साथ चली जाया करो, मैं उसे बोल दूंगा। यूशे उसका काबिल एतमाद मुलाजिम था। अपनी बहन के पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी उसने यूशे को ही दे रखी थी। वो मोहब्बत से पुचकार कर बोला तो उसने फट से हिलाया। बस ज़रा सी उसे तवज्जो मिल जाती तो वो उस पर मन भर खुश हो जाती थी। वो जानती थी ख़ानदान वाले उसके भाई को उससे दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं और वही नफ़रत उसके दिल में भी डालना चाहते हैं जो उन लोगों ने उसके लिए पाल रखी है, पर पूरी तरह वो कामयाब नहीं हो सके थे। मिकाइल मसरूफ़ियत की वजह से लालिक पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाता था। वह समझती थी, पर अक्सर उसका भाई ज़्यादती करने लगा था और ये उसे खटक रहा था बुरी तरह। अरे हाँ, अली की बिदाड़ में तकलीफ़ हो रही थी ना, लालिक उसे भी साथ ले जाना, ताबिंदा बेगम ने याद आते ही कहा, जिस पे चची चौंक गई। नहीं माँ जी, मैं खुद ले जाऊंगी, बेहतर है अली इसके साथ न जाए, कहीं मेरे बच्चे। वो मज़ीद कुछ कहती मिकाइल की सख्त नज़र उठने पर खामोश हो गई। लाली को उम्मीद थी भाई कुछ बोलेगा, पर वो फिर नहीं बोला। नहीं दादू, मैं फालतू लोगों को हरगिज़ लेकर ना जाऊँ, तड़ाक से जवाब आया था। मुंह में सैंडविच रखते अली का मुंह मज़ीद फूल गया। मिकाइल ने लालिक को घूरा। भाई, इनको भी तो देखें, हर कोई मेरा दुश्मन बना फिरता है, मेरा क्या कसूर? मैं तो इतनी लाइम थी, ये तक नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही हूँ, तो फिर क्यों रोज़ मनहूस होने का ताना सुनूं? आपके पीठ पीछे ये सब मुझे काट खाने को दौड़ते हैं। अचानक उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो चीख उठी और हाथ कप पे मारा जो सुनैर के हाथ पे छलका। गरम चाय उन दोनों के ये हाथ पर गिरी। सुनैर तड़क कर खड़ी हो गई। अरे पागल लड़की, क्या मेरी इकलौती बेटी को मार देगी? सबूर फुप्पू तिनकी हुई सुनैर के पास पहुंची। उसी असना में यूशे अंदर आया। माहौल की गर्मा गर्मी देखकर वहीं ठहर गया। खानजादी की आंख में आंसू थे। मिकाइल उठ के उसके पास आया और उसका हाथ थामा। वो रोने लगे। भाई की गैरत को काफ़ी जगा चुकी थी, इतनी अदाकारी काफ़ी थी। रोते हुए वो उसके गले लग गई। बस कुछ नहीं हुआ, चाय गिरा के अपना ही नुकसान कर लिया। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो उसे कंधे से लगाए प्यार से समझाते हुए बोला। ललिक आंसू साफ करके पीछे हुई और सर उठाकर तिरछी निगाहों से सुनैर को देखा। ताबिंदा ने अपनी जगह छोड़ी तो मिकाइल उनकी कुर्सी खींचकर बैठ गया और उसे भी कुर्सी करीब करके पास बैठाया और नाश्ता करवाया। ताबिंदा मुस्कुराकर उन दोनों बहन भाइयों को देखने लगी। चाचू, आप ऑफिस चले जाएं, मैं आज देर से ऑफिस आऊँगा। ज़ुबैर को देखकर उसने कहा। उन दोनों बहन भाई की मोहब्बत पे सबको सांप ही सूंघ गया था। चाचू की जानिब से लैली को तकलीफ़ नहीं पहुंची थी, पर उनकी जो बेगम थी वो शायद शैतान की ससुराली थी। नहीं भाई, आप चले जाएं, आपकी मीटिंग भी है। यूशे आ गया है, उसी के साथ चली जाऊंगी। लैली की निगाहों की सिमत उसने देखा। यूशे शशोपंज में मुब्तला खड़ा था। सॉरी सर, ये फ़ाइल देनी थी इसलिए सुबह आना पड़ा। उसने फ़ाइल बढ़ाई तो ज़ुबैर साहब ने आंखें थाम ली। चलो अच्छा है, आ गए, लैली को ले जाओ ज़रा, मेरा मीटिंग अटेंड करना बेहद ज़रूरी है। ओके सर। यूशे ने एक निगाह ललिक पर डाल कर हटा ली। सुनैर को देखा जो हाथ के जलन पर सुर्ख पड़ चुकी थी। भाई, एक रिक्वेस्ट करूं, पूरी करेंगे? मिकाइल के खड़े होने पर उसने पूछा। पप्पो के कान खड़े हो गए। बोलो। उसने कोट उठा के बाजू से गुजार के पहना। उस पूरे वाक़े में उसकी निगाह एक बार भी सुनैर पे ना गई थी और ये महसूस करके सुनैर को तकलीफ़ हुई थी। आप शादी कर लें, एक भाभी आ जाएगी तो मेरा भी घर में दिल लगेगा, वरना यहाँ तो सारे हैं। आप हाँ करें, लड़की तैयार बैठी है। ललिक ने भी आज कोई कसम खा रखी थी पप्पो को हार्ट अटैक दिलाने की। क्यों पप्पो? उस वक्त वो पप्पो को किसी नागिन से कम नहीं लगी। आंखें पटाकर मीठे चाशनी जैसे अंदाज में पूछा। हाँ बिल्कुल, अब शादी की उम्र हो गई है। ललिक के साथ ही मैं तुम्हारी शादी करूँगी, एक जाए तो दूसरी आए। ताबिंदा आराम से बोली। अम्मा, कोई है आपकी नज़र में मिकाइल के लिए? चची ने मीठे लहजे में पूछा। सबूर और सुनैर की आंखों में रोशनी चमकी। दोनों ने ताबिंदा को देखा। चची जान, अपनी भाभी मैं खुद लाऊंगी। भाई, शिज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और बहुत ही सुघड़ भी है। और मज़े की बात, उसकी हाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है। बौनी बत्तख बिल्कुल नहीं है। सुघड़ और बौनी बत्तख पे जोर देते हुए उसने इत्मीनान से दूसरों का सुकून गारत करते कहा और बहुत ही खूबसूरती से सुनैर के कद पे चोट कर दी। सुनैर का बस चलता तो ललिक को वहीं गाड़ देती। मिकाइल खामोश रहा। उसने मुड़ के सुनैर के फ़ख्ज़दा चेहरे को देखा जो उसके बाद के ज़ेर असर था। ललिक ने भरपूर तंज़िया मुस्कुराहट उस पर उछाल दी। सुनैर ने दांत पीसे। अच्छा चलो, ये सब बाद में सोचेंगे। हाथ पे ट्यूब लगा लेना और जाओ। कल तक तो दांत में बड़ी तकलीफ़ थी,
वो थोड़ी सख्ती से बोला तो ललित का सुनहर को देखने का तसलसल टूटा। उसने पलकें झपकाई। जी मेरे प्यारे भाई, बहुत ही मोहब्बत से कहा। मिकाइल मुस्कुरा दिया और उसके सर पे हाथ रखा। ललित ने कुछ लोगों पे यह हकीकत आश्कार कर दी थी कि ललित खानजादी मिकाइल खानजादा की बहन है। वो उससे मुंह मोड़ नहीं सकता। उसकी अवलीन तरजीह उसकी बहन है और उसकी नज़रों में अपनी अहमियत भी वो वाज़े कर गई थी, जो कुछ लोग भूल गए थे। और शादी वाली बात उसने सुनहर को वार्न करने के लिए कही थी। निकाल और चाचू के ऑफिस जाने के बाद वो भी क्लिनिक जाने के लिए निकल रही थी। यूशे को आज फिर उसने इंतज़ार करके थका दिया था। वो घर के अंदरूनी दरवाजे से निकलकर पोर्च की तरफ जा रही थी, तभी सबूर फूफो दनदनाती हुई आ गई। क्या हुआ फूफो, कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे भाग रही हैं? उनके चेहरे पर परेशानी देखकर वो इस्तफसार करने लगी। रफ़ीक को ढूंढ रही हूँ, कुछ सामान मंगवाना है पर शायद वो आया नहीं अभी। आपको क्या मंगवाना है? उसने अब्रू उचकाई। अरे भाई, दवाई मंगवानी है। माँ जी की दवाई ख़त्म हो गई है, अभी आखिरी खुराक देकर आई हूँ। उनके हाथ में स्लिप मौजूद थी। ललित ने थाम ली। मैं ले आऊँगी, आप परेशान ना हो, वो सर हिलाती आराम से बोली। फूफो ने बगौर उससे देखा। और सॉरी फूफो, सुनहर के हाथ पे चाय गलती से गिर गई थी। उसको नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। दुपट्टा गले में दुरुस्त करते उसने इत्मीनान से कहा। शर्मिंदगी के आसार तो दूर दूर तक चेहरे पर आया नहीं थे, पर वो माफ़ी मांग रही थी, यही बड़ी बात थी। शुक्र, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, उन्होंने तंजिया हुंकार कर कहा। गलतियों नहीं, सिर्फ गलती जो कुछ देर कबल मुझसे हुई। बाकी जो कुछ मैं करती हूँ उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन से यही होता आ रहा है, बातें सुनना वगैरह वगैरह। अब ज़बान मेरे पास भी है। और वैसे भी खानजादी जो करती है डंके की चोट पे करती है, चाहे नतीजा फिर कुछ भी निकले। एक एक लफ्ज़ जमा जमा कर कहती। वो शान से बाल हवा में उड़ाती निकल गई। रास्ते में ही यूशा मिला, जो उसे बुलाने आया था। यकीनन उसने भी पुप्पो भतीजे की गुफ्तगू सुन ली थी, पर कटी कबूतर की कैट वॉक ख़त्म नहीं होती। पुप्पो उसके बाल उछालने पे चोट करती अंदर चली गई। ललित पीछे बैठने के बजाय आगे ही बैठ गई। यूशा ने भौं उचका के उसे देखा। अपनी टीच बटन आँखों को संभाल के रखो, ये ना हो मैं निकाल फेंकूं और उनसे कंचे खेलूं। उसे देखने पे वो दवाई के पर्चे को देखते हुए बोली। यूशा ने तहम्मुल से सर्द आ भरी। आपसे यही बात की जा सकती है। इतनी हसीन नहीं आप, जो हमारी टच बटन आके आपको देखने के लिए मरी जाएं। रिवर्स गियर पर डालकर उसने गाड़ी पोर्ट से बाहर निकाल के मेन गेट से बाहर निकाली। पीछे से गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो स्टीयरिंग पे हाथ जमाए सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। और तुम्हारी ज़ुबान मेरी पुप्पो की तरह चलने लगी है, वो मुतासिर कुन तासरात देकर बोली। अस्तगफिरुल्लाह, वो दिल में बड़बड़ाया। वैसे आप सबसे लड़ लड़कर थकती नहीं हैं, आपकी ज़ुबान भी माशाल्लाह काफ़ी जौहर दिखाती है। उसे आज तो दिलचस्पी हो गई थी कि मालूम हो कि ये लड़की इतना कैसे लड़ लेती है और फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी के कुछ भी कहने से। सबको लाइन पे रखने के लिए जौहर दिखाने पड़ते हैं। पर्चा मुट्ठी में दबाए सामने रोड पे देखकर उसने कहा। उसका अंदाज़ कुछ अजीब हुआ। बेइख्तियार यूशा की निगाह उठ के उसके सर्द चेहरे पे गई, जिसने ज़मानों की सख्ती खुद में समेट ली थी। लड़ाई में पहल ही वो लोग करते हैं, फिर जवाब न दो तो गुस्ताखी होगी। आप इग्नोर भी कर सकती हैं। नज़र हटाए उसने आराम से कहा। सॉरी टू से, ये टर प्रोडक्शन इग्नोर करने वाले लोग नहीं। और तुम क्या नाश्ता करके नहीं आए जो मेरा दिमाग खा रहे हो? मुंह में एल्फी डाल के बैठ जाओ बस। अब बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी किचकिच, फाजिज आकर बोली और म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया, जबकि यूशा उसके कहे लफ्ज़ टर प्रोडक्शन पे सोच रहा था। फिर ख्याल झटक के ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब क्या हुआ, क्यों रोक दी गाड़ी? थोड़े फासले पे जाके यूशा ने गाड़ी रोक दी थी। सड़क पे डेट मारने के लिए तो नहीं रोकी। तुम्हें मुंह कौन लगाएगा? ललित ने सन ग्लासेस उतार दिए। स्कूल में काफ़ी लड़कियां थीं जो हमारी एक झलक देखने के लिए मरती थीं। कान की उसने लौ मसली। बेचारी। खैर, क्या तुम औरतों की तरह चोचे लड़ा रहे हो? गाड़ी क्यों रोक दी? अकल तो आपको छू कर नहीं गुजरी। जाहिर है गाड़ी खुद बंद पड़ गई है, शायद इंजन गर्म हो गया। वो बहरा कर गाड़ी से उतरा और आगे का बोनट उठाकर मुआयना करने लगा। ललित तशवीश के मारे बाहर निकल आई।
इतनी गर्मी में आप क्यों बाहर निकल आईं? बैठ जाएं अंदर। यूशे ने उसके बाहर निकलने पे सर उठाया था। वह बाजू इर्द गिर्द लपेटे खड़ी उसे कार्रवाई करता देख रही थी। पानी की बोतल उसके हाथ में थी। सर झुकाए वो पानी डालते हुए बोला, बेफिक्र रहो, पिघल नहीं जाऊंगी। ऑफ कोर्स, आप कैसे पिघल सकती हैं? आप तो हैं ही पत्थर की मूर्त, किसी म्यूज़ियम में लगा देना चाहिए। आंखें छोटी किए जताकर कहता वापस काम में लग गया। लैलिक इग्नोर करती गाड़ी की पिछली तरफ बढ़ी। सड़क पे गाड़ियों की आमदरफ जारी थी। सूरज सर पे चढ़ा आग बरसा रहा था। सड़क के दोनों अतराफ मैदानी इलाका बंजर ज़मीन थी और बड़े बड़े टावर खड़े थे। अभी लैलिक ने सही तरह मुआयना किया नहीं था। एक बाइक सवार गुजरने लगा जिसके पीछे 2 मज़ीद अफराद बैठे थे। उन्होंने बाइक एन उसके सामने रोकी। मैडम जी, क्या हुआ? हम लिफ्ट दे दे क्या? पीछे बैठा ओबाश लड़का दिल फेंक अंदाज में बोला। हाँ चलो, पुलिस स्टेशन छोड़ दो। उन लोफर्स को देखकर वो तड़क कर बोली, अरे मैडम जी, गुस्सा पियो, हमारा दिल बहुत बड़ा है, लिफ्ट दे देंगे आपको। और मेरी जूती बहुत बड़ी है, मुंह तोड़ दूंगी, दफ़ा हो जाओ। वो अब ज़ोर से चीखी थी तो यूशे मतवज्जा हुआ। पहले वो लोग आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। गाड़ियों के शोर की वजह से यूशे बेखबर था। आवाज़ सुन के पिछली तरफ से वो लैलिक के पास आने लगा। जाने मन, तुम तो गुस्सा ही हो गई, इस तपती धूप में पिघल जाओगी, कुछ ख्याल करो इस हुस्न का। दूसरा शख्स जो आगे बैठा था बाइक के हैंडल पर झुककर दिल फरेबी से और कहकहा लगाते बोला। लैलिक का चेहरा गुस्से से झुलसने लगा। एक लड़की अब सड़क पे सुकून से खड़ी रह भी नहीं सकती। खाना ख़राब का बच्चा, घर में तेरी माँ बहन नहीं है जो सड़क पे खड़ी औरतों की फ़िक्र में झुलस रहा है। कफलिंग चढ़ाता यूशे लैलिक के ओट से सामने आया और भारी आवाज़ में गुस्सा करते बोला। निखरा निखरा पठानों वाला अंदाज, भूरी आंखें धूप की शिद्दत से उसने छोटी की हुई थी। तने हुए नकूश लिए ऊसे से उन्हें देखने लगा। लैलिक अब उसकी पुश्त पे थी, जैसे मंजर से गायब ही हो गई हो। खान साहब, खूबसूरत माल जब सरेआम खड़ा करोगे तो मक्खियाँ भिन भिनाती हुई आएंगी ना? यूशे को देखकर फरार होने से पहले वो लड़का बुलंद आवाज़ में चिल्लाकर कहता, बाइक उड़ाता आगे निकल गया। डर गए कमबख्त, सिर्फ औरत के सामने इनकी मर्दानगी चल सकती है। लैलिक तनफ्फुर से पिंकारी, उसकी आंखों में गुस्सा वाज़ेह था। ये मर्दानगी नहीं, बेगैरती और बेशर्मी थी। यूशे ने चबाकर तसी की। लैलिक ने आंखें घुमाई। यूशे ने गहरी सांस फिजा की सुपुर्द की। आप ठीक तो हैं? उन अबाश लड़कों पे से ध्यान हटा के वो उसकी जानिब मुकम्मल घूमा और तफक्कुर से पूछा। लैलिक के चेहरे के जाविया बिगड़े। क्या है? वो लाइन मार के गए हैं ना कि डंडा, जो मैं कहूँ मैं ठीक नहीं हूँ। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। सुकून से बाहर खड़े रह भी नहीं सकते। आंखें चढ़ा के वो उखड़े लहजे में बिदक कर बोली। यूशे ने तहम्मुल से गहरी सांस ली। जब इस तरह मरकज़ निगाह बन के खड़ी होंगी तो आवारा कुत्ते ज़रूर आएंगे। उसने साफ उसके हुलिये पे चोट की जिससे लैलिक को आग ही लग गई। बाल खुले थे, दुपट्टा बराए नाम गले में पड़ा था। होठों को मज़ीद गहरी लिपस्टिक से सुर्ख किया गया था। आंखों में वाफर मिकदार में काजल की मोटी लकीर थी जो हमेशा ही हुआ करती थी, जिससे उसकी सियाह आँखें मज़ीद पुरकशिश और ख़ूबसूरत लगा करती थी। यूशे की जुर्रत पर लैलिक ने शश्तर निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? इसमें मेरी गलती है? मेरा लिबास बुरा है? मैं बेशक पर्दा नहीं करती, शायद यही मेरी गलती हो, पर अगर कोई बापर्दा भी यहाँ खड़ी होती तो वो लोग यही बकवास करते। वो घुराकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए बोली, गलती तो उस गाड़ी की है जो यहाँ बंद पड़ गई है। यूशे ने सर झटका। बात पर्दे की ही है। ये रूप तो उन गलीज़ निगाहों से पर्दे में रहता ना। वो साफ कहता बोनेट की तरफ बढ़ गया। खानज़ादी ने आज तक उसके सामने अपनी गलती मानी है जो अब कबूल करती। बहस लंबी किए बगैर वो हट गया। लैलिक ने हवा से उड़ते बाल पीछे किए और गाड़ी में जाके बैठ गई। किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया। लैलिक ने सर उठाया तो चेहरा खिल उठा। वो झट बाहर निकली। शेरी, आप यहाँ कैसे? यूशे ने यह मंजर सख्त खौफ से देखा। आ गया मम्मी डैडी। एक जवान सा खूबरू मर्द लैलिक के मुकाबिल खड़ा था जिसके लबों पे धीमे से मुस्कान राज कर रही थी। यूशे को शदीद उससे जेलसी फील हुई और कुछ कमतरी का एहसास भी हुआ, जिसे गहरा सांस भर के लम्हों में ज़ाइल कर दिया। मैं यहाँ से गुज़र रहा था। खैर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। कब तक इंतज़ार करोगी गाड़ी ठीक होने का? शहरयार ने आंखों पे से चश्मा हटाया। लैलिक पुरसोच निगाह से उसे देखने लगी। तभी यूशे बोनेट बंद करता उनके पास आया। मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है, चलें?
शहरयार को नज़रअंदाज करता वो आराम से बोला, तुम पहुँचो, मैं शहरयार के साथ वहाँ आ जाऊँगी। ललित की तरकीब पे यूशे को अचंभा हुआ। अभी वो उसकी जिम्मेदारी थी, वो कैसे किसी और के साथ उसे जाने देता। आखिर वो अपने सर के सामने जवाबदेह था। वो एक शरीफ इंसान था, अपने काम से मुखलिस। अपने बाप का नाम वो डुबोना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने मिकाल से ललित की शहरयार आलम से दोस्ती वाली बात छुपाई हुई थी, वो भी इसलिए कि ललित ने बताया था कि वो रिश्ता लाएगा। जाओ यूशे, मैं शहरी के साथ वहाँ पहुँच जाऊँगी। वो बरहमी से बोलकर शहरयार की गाड़ी का दरवाज़ा तक आ गई। यूशे उन दोनों की पुश्त घूरता गया। गरीब, तबाह दे, मुँह में बड़बड़ाया। कुछ ही देर में वो गाड़ी सड़क पर रवा हो गई और नज़रों से दूर जाती दिखाई दी। यूशे झुंझला के ड्राइवर सीट की तरफ आया और गाड़ी में बैठ के उनके पीछे निकल पड़ा। तुम्हारे दांतों में इतनी तकलीफ़ क्यों है? सामने देखते हुए शहरयार ने पूछा। वो नक्सक से तैयार, जल से सेट बाल, ब्लैक टी शर्ट से सफ़ेद कसरती बाजू झलक रहे थे। बादी का दर्द है, गोश्त वगैरह खा लूँ तो बहुत दर्द होता है। अब देखते हैं डेंटिस्ट क्या बताता है। वो कमर सीट की पुश से टिकाकर बैठ गई। अच्छी लग रही हो, वो उसे देखकर बोला तो ललित मुस्कुरा दिया और सर झुका लिया। ट्रैफिक की वजह से गाड़ी कुछ देर रुकी। यार यूशे, तू फारिग कब होगा? यूशे ने मुजम्मिल की कॉल रिसीव की और फ़ोन स्पीकर पे कर दिया। खानज़ादी की गुलामी से निजात मिले तो आज़ाद हूँ, वो चबाकर बोला और च्युइंगम से गुब्बारा बनाया। मुकाबिल का कहा गूंजा। कसम से मुझे हंसी आती है, तू उसका मुलाजिम या उसके भाई का? उल्लू का पट्टा हूँ जो बिला वजह पिस रहा हूँ। अच्छी खासी जॉब कर लेता, पर अम्मा की ज़्यादा तनख्वाह की लालच ने मरवा दिया है। कुछ ज़्यादा रकम मिलने पे आए रोज़ उस काली जुल्फ़ों वाली नागिन का सामना करना पड़ता है। यार बस कर, इतनी बुरी भी नहीं है वो। इसी खूबसूरती पे बहुत गुरूर है उन्हें, जचता भी तो है। बकवास ना कर, गुच्ची मरोड़ देनी है मैंने तेरी, वो दब कर बोला। अच्छा बता, हॉकीज़ वे का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सब दोस्त यार जमा हो रहे, सोचा तुझसे भी पूछ लूँ। सही, मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगा। अच्छा फ़ोन बंद कर, पता नहीं मम्मी डैडी कहाँ ले गया मैडम को। गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई थी। मुजम्मिल हंसा। यार को हमने जा बजा देखा, मुजम्मिल गुनगुनाया। यूशे कलस कर रह गया। कॉल मुंतका कर दी और तवज्जो सारी ड्राइविंग पे मरकूज़ कर ली। वो दोनों ट्रैफिक में फंस गए थे। तभी किसी बच्चे ने शीशा खटखटाया। शहरयार ने शीशा नीचे किया। बच्चा गज्जे बेच रहा था। उसने 2 गज्जे खरीद कर ललित की जानिब बढ़ाए। ललित ने नाजुक कलाई उसके आगे कर दी तो मुस्कुराकर उसने गज्जों को खानज़ादी के कलाई की जीनत बना दिया। ये बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। नहीं, मेरा दिल खूबसूरत नहीं, नागिन हूँ मैं, खानज़ादा हवेली की, जो किसी अमरबेल की तरह सब लपेट में ले लेती है। वो पुप्पो के अल्फाज मज़ाहिया अंदाज में बोली। शहरयार सर झटक के हंसने लगा। ट्रैफिक खुलने के बाद वो क्लिनिक पहुंच गए। शहरयार जा चुका था। ललित ने वापसी यूशे के साथ ही की। ललित के लिए उसने दरवाज़ा खोला। वो सुकून से बैठ गई। घूमकर उसने ड्राइविंग सीट संभाली और ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया। दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है क्या? क्यों ये नाक के नथने भुला रखे हैं? उसके बिगड़े तेवर देखकर वो चिढ़ कर बोली। यूशे ने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाली। आप क्यों नहीं समझती? ये सब गलत है। मैं मिकाल साहब से वफ़ादार हूँ, उनको सब कुछ बता दूँगा। ललित की निगाह स्टीयरिंग पे जमी यूशे के हाथ पे गई। उसकी रगें तन चुकी थी। तुम्हें मेरे बाप बनने का ज़्यादा शौक़ नहीं? मसला क्या है? क्यों जलते हो शहरी से? वो कत्ल करने को आई, नाम महरम है वो, और आप सैर सपाटे करते नहीं थकती। घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। वो चबा चबा कर धीमे लहजे में बोला। शायद पठान था इसलिए गैरत जोश मार रही थी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब बोलने की, जाहिल गंवार आदमी? एक शहरयार ही है जो मुझे समझते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, पर तुम्हारी उनसे खारी ही ख़त्म नहीं होती। और बड़ा महरम महरम कर रहे हो तो बताओ, तुम भी तो मेरे महरम नहीं हो, क्यों बैठाए मुझे गाड़ी में? वो जहर उगलने लगी। यूशे को लम्हे में उससे शदीद नफ़रत महसूस हुई। मिट्टी भींचकर गुस्सा ज़ब्त किया। ये मेरा काम है, ना ही हमारे और आपके दरमियान कोई गलत ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे मसला नहीं। पर आप तो तमीज़ ही बुला बैठी हैं। पता है, पहले मैं सोचता था शायद आप सही हैं, आपके घर वाले आपके साथ ज़्यादती करते आ रहे हैं, पर आप हैं ही इसी लायक। जब बात इज़्ज़त नफ्स पे आई तो यूशे का मीटर घूम गया और फटते जज्बात में वो कुछ कहता चला गया। थोड़ी देर बाद जो ललित से उसे हमदर्दी थी, सब आज फना होकर रह गई।
तुम्हारे इन अल्फाज का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, माथे पे हाथ ठंडा पसीना साफ करते कहा। यूँ से हुंकार ही सका। रात का ही वक्त था। मामूल के मुताबिक वो अपने क्लाइंट से ऑर्डर लेने के बाद काम पे लग चुकी थी। यूनी के बाद उसकी मुलाकात बुरेरा के भाई से हुई थी, जो एक फ्रीलांसर था। और बस उस दिन के बाद से लालिक बीबी ने ये कोर्स भी शुरू कर दिया। दोस्ती के मामले में उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो दोस्तों से बेहद करीब थी और सीखने के बाद जब वो बाकायदा काम करने लगी तो कमरे तक महदूद हो गई, जिस पे फूफो का कहना था हर वक्त कमरे में पड़ी पता नहीं क्या करती रहती है, या फिर जब फारिग हो तो बाहर घूम फिर लिया करती है। शॉपिंग करना तो उसका पसंदीदा काम था। फ्रीलांसिंग के बारे में घर में उसने किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी थी। मिकाल को भी नहीं बताया था। जब तक भाई उसे जॉब की इजाज़त या बिज़नेस करने में साथ नहीं देता तब तक के लिए ये काम उसे समझ आ गया था। वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी। अब तो मिकाल से खर्च के पैसे मांगने की नौबत नहीं आती थी। वो खुद आकर उसे पैसे दे जाता था। बनना तो उसे डिज़ाइनर था। अब वो फैशन डिज़ाइनर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर, क्या फ़र्क पड़ता है, कोर्सेज वो करती रहती थी। ये काम बस अब वो पार्ट टाइम हमेशा जारी रखना चाहती थी। लाउंज में पप्पो, चच्ची, सुनहर और अली मौजूद थे। लालिक अली के साथ मोबाइल में घुसी कुछ देखने में मसरूफ़ थी और वक्फे वक्फे से दोनों हंस पड़े। अली से उसे मोहब्बत थी, उसके लाड भी उठाती थी और मारती भी थी। और अली लाली कापी करते थकता नहीं था, क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश आंख बंद करके पूरी कर दिया करती थी। पता नहीं इस मनहूस ने अम्मा भी पर कौन सा जादू कर दिया है, जो अब वो घर भी इसके नाम करने लगी हैं। हमेशा की तरह सबूर ने नफ़रत का भरपूर मुजाहिरा किया। सुनहर तंजिया हंसी। सुना है अम्मा भी ने कल वकील को बुलाया है, मुझे तो ज़ुबैर बता रहे थे। चची ने सर अफसोस से लाया। अपनी मीठी मीठी बातों में इसने नानू को यकीनन फंसा लिया है। औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ इसे मिल रही है। देखे ज़रा दूसरों का सुकून गर्क करके खुद सुकून से कैसे बैठी है। सुनहर की निगाह एलसीडी पर जमी थी और यहाँ लालिक का ज़ब्त ख़त्म हुआ। वो लोग जानबूझकर उसके सामने दबी दबी सरगोशी कर रहे थे, पर वो इतनी धीमी नहीं थी जो वो सुन नहीं पाती। अली अंदर जाओ, लोगों को ज़रा मैं अपनी औकात बता दूँ। उसने अली के हाथ से मोबाइल लेकर सोफ़े पर पटकर आंखें दिखाकर उसे भगा दिया। उन तीनों के चेहरे के जाविया बिगड़े। बताने की क्या ज़रूरत है, हम जानते हैं। सुनहर का तंजिया लहजा लालिक को मज़ीद सुलगा गया। पर मैं बताना चाहूँगी अपनी औकात। लब भींचकर औकात पर खासा जोर दिया और गर्दन अकड़ाई। मैं महमूद खानज़ादा की बेटी लालिक हूँ और इस घर की होने वाली मालकिन। खैर ये घर और सारा बिजनेस मेरे बाप के पैसों से बना है। और तुम पता है कौन हो? दिल जली मुस्कुराहट के साथ वो सुनहर के करीब आ गई और उसके चेहरे पे झुकी। तुम मेरे बाप भाई की मेहनत के टुकड़ों पर पलने वाली शय हो। ये ऐश व आराम सब मेरे भाई की वजह से मैसर है। सिर्फ घर नहीं, बिज़नेस में भी मेरा पूरा हक है। वो ठंडे ठार लहजे में सुनहर को अपनी औकात बताती गई। सुनहर का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ गया। लालिक का अंदाज़ ही डरा देने वाला था। वो झटके से पीछे हुई और सीधे होकर पप्पू और चची की जानिब रुख किया। लाउंज दोपहर में पीछे सोफ़े के मौजूद ग्लास वॉल की वजह से रोशन था। सफ़ेद नफीस सोफ़ों पर सूरज की किरणें फैल रही थी। अगर इस घर में रहना है तो आप लोग अपनी हैसियत जान लें। मैं ज़रा लिहाज नहीं करूँगी किसी ने अगर मुझ पे फिजूल गोई की। ज़िंदगी मौत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, पर आप ज़माना जाहिलियत में रहने वाले लोग हैं जो बड़े पारसा बनते हैं, पर इतनी आम बात फरामोश कर बैठे हैं। मेरे बस में होता तो अपने माँ बाप को अपनी सांसें थमा देती और उनकी जगह खुद मर जाती। चेहरे पर सड़पन उतर आया था। माहौल में सन्नाटा छा गया, गोया सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लालिक ने गहरी सांस खारिज की। खैर, मैं क्यों अपने जज्बात आप लोग पे ज़ाहिर कर रही हूँ। मैं तो पत्थर दिल हूँ। मेरी इज़्ज़त में किसी ने कमी की तो मैं उसे घर से निकाल दूँगी, वरना आप लोग खुद यहाँ से जा सकते हैं। बाल को कंधे से हटाकर वो फैलकर उनके सामने सोफ़े पर बैठ गई और टांग पे टांग चढ़ाकर हिलाने लगी। दरीना भी एक गिलास पानी ला दे। बैठे बैठे उसने हुक्म सादिर किया। उन तीनों के फ़क रंग देखकर वो बहुत महजूज हो रही थी। जरीना भी ने फ़ौरन उसे पानी ला कर दिया। लालिक ने गिलास थामकर लबों से लगाया, फिर हटा लिया। सुनहर की जानिब देखा। चाहिए दूँ चुल्लू भर पानी डूबने के लिए? मज़े से निचले लब दबाकर उसने पूछा और सुनहर के गुस्से से लाल अंदाज पे शाने उचकाकर पानी पीने लगी।
निगाह लाउंज के दरवाजे के पास खड़ी ताबिंदा पे गई तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। फूफो ने फ़ौरन मौका सा फ़ायदा उठाना चाहा। अम्मा, सुना आपने? कितनी नफ़रत इसने हमारे लिए पाल रखी है। ये घर उसका हो गया तो ये हमें घर से बाहर फेंक देगी। मैं बेवा अपनी कुंवारी लड़की को लेकर किधर पनाह ढूंढूंगी? मजलूमियत का लिबादा चढ़ाकर पप्पू ने कहा। ललिक ने दांत किचकिचाए। ताबिंदा अंदर आ गई। ओहो, दादों के नाम पर मुझे डरा रही हैं। नहीं डरने वाली मैं, बताएं क्या कर लेंगी? वो खड़ी हो गई, ग्लास पटकने के अंदाज में कांच की टेबल पर रखा और ताबिंदा के गले का हार बन गई। पप्पू का मुंह खुल गया। ललिक, ताबिंदा ने उसे घूरा। सॉरी पप्पू, पर आप ये बात मान क्यों नहीं लेती? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं तो ये घर छोड़ने वाली नहीं, पर आप? वो मज़ीद उन्हें जिज करके आंख दबाकर बोली। ताबिंदा ने उसकी कमर पे जोर दिया। एंड सॉरी दादू, आई लव यू सो मच। उसने ज़ोर से उनको भींचा और वहाँ से निकल गई जैसे वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। तुम लोग क्यों उससे बदतमीज़ी पर मजबूर करती हो? सगा खून है वो तुम्हारा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से वो इतनी बेहिस हो गई है। ताबिंदा ने उनको झिड़का, जिस पर चची और पप्पो का खुला मुंह लटक गया। कोई फ़ायदा नहीं था अपनी सफाई पेश करने का, क्योंकि अम्मा ने उनका यकीन करना ही नहीं था। और वो करती भी क्यों यकीन? सालों से ये सब देखती जो आ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।